नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। आप F1 के लिए जज्बा पर रोमांच और गति में संचालित हैं। नमस्ते एंजो, क्या आप आज की चर्चा में उत्साहित हैं, जो 2023 मेक्सिको सिटी ग्रां प्री के पहले प्रैक्टिस सत्र के बारे में होगी? बिल्कुल विलियम, यह बहुत शानदार था ना। मैक्स वर्स्टापेन ने चार्ट्स को शीर्ष पर रखा और एलेक्स अल्बॉन ने एक आश्चर्यजनक दूसरे स्थान पर समाप्ति दी। वाह, अल्बॉन विलियम्स में यह काफी ध्यान आकर्षक है ना? बिल्कुल, और हमारे स्थानीय नायक सर्जियो पेरेस को भी न भूलें, जो बहन रेड बुल में तीसरे स्थान पर समाप्त हुए। घरेलू समर्थन ने बेशक मोटिवेशन बढ़ाया होगा। और युवा शूटर्स के बारे में क्या? किसी विशेष कोई उभरता हुआ है? वास्तव में युवा ड्राइवर्स में ओलिवर बेयरमैन ने चमक दिखाई, 15वें स्थान पर समाप्त होकर। वह ध्यान देने योग्य है। बिल्कुल, वहां महान संभावना है। और मेक्सिको सिटी ग्रांड प्री के अद्वितीय चुनौतियों के बारे में यह सब बातें क्या हैं? उच्च ऊंचाई और पतली हवा विलियम। टीमों को वास्तव में अपनी कारों और पावर यूनिट्स के लिए शीतलन समाधानों को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। वाह, इंजीनियरों के लिए वास्तव में एक असली परीक्षा सुनाई देती है। और मैंने सुना है कि मर्सिडीज ने अपनी कार के उन्नयन के साथ प्रयोग भी किए हैं। वास्तव में उन्होंने ऐसा किया है और ऐसा लगता है कि इससे लुइस हैमिल्टन को नई ऊर्जा मिली है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या वे मेक्सिको में अपनी मजबूत फॉर्म जारी रख सकते हैं। तो बहुत कुछ आगे देखने को है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि सभी विवरणों में डूब जाऊं। हे सभी, यह आपका नियमित होस्ट एंजो है, जो आपके लिए वन स्टॉप स्रोत है सभी फॉर्मूला 1 संबंधित चीजों के लिए। और उसके साथ यह है विलियम, जो आपको सबसे सटीक विश्लेषण और टिप्पणी प्रदान करेंगे। हम हर दिन F1 के लिए जज्बा पर मोटर रेसिंग की दुनिया से आपको नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए यहाँ हैं। हमें सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे साथ अपडेट रह सकें। तो और देर न करते हुए चलिए गैस पेडल पर दबाते हैं। तो मैक्स वर्स्टापेन का वीकेंड की शुरुआत अच्छी दिख रही थी। वह टायर कंपाउंड के बावजूद टाइमिंग स्क्रीन पर शीर्ष पर थे। लेकिन असली हाईलाइट एलेक्स अल्बॉन था, जो विलियम्स में एक चौंकाने वाले दूसरे सबसे तेज थे, सिर्फ थोड़ा सा वर्स्टापेन से धीमा। लगता है अल्बॉन ने सचमुच लिमिट को छेड़ दिया था। पेरेस के बारे में क्या कहें, जो होम क्राउड के पसंदीदा हैं? पेरेस ने निराश नहीं किया। वह रेड बुल के सिस्टर में तीसरे सबसे तेज थे। घरेलू मैदान में उनके लिए यह काफी उम्मीदवारी भरा शुरुआत थी, क्या आप नहीं सोचते हैं? वास्तव में घरेलू दर्शकों की ऊर्जा बहुत ही प्रभावी होती है। लेकिन ट्रैक की चुनौतियों के बारे में क्या कहें? अरे हाँ, ऊंचाई। समुद्र स्तर से इतनी ऊंचाई पर होने के कारण टीम की कारों और पावर यूनिट्स के लिए अद्वितीय संचालन चुनौतियां पैदा होती हैं। टर्बो इंजनों को इस्तेमाल करके इंजनों को जलाने के लिए उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है ताकि वे उन्हें आवश्यक वायु प्राप्त कर सकें। यह वास्तव में इंजीनियरिंग क्षमता का एक असली परीक्षण लगता है। लेकिन युवा ड्राइवर्स के बारे में क्या कोई चमक रहा है? बिल्कुल, हास के ओलिवर बेयरमैन ने युवा ड्राइवर्स में सबसे तेज समय बनाया, हालांकि उनका समय 2 सेकंड से ज्यादा था। यह युवा प्रतिभाओं के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का एक बहुत बड़ा मंच है। बिल्कुल, हर रेस अपनी पहचान बनाने का एक मौका होता है। टीमों के बारे में क्या कोई महत्वपूर्ण अपडेट है? ऑस्टिन में मर्सिडीज ने अपने W14 में अंतिम महत्वपूर्ण अपग्रेड लाया, जिससे लगता है कि लुइस हैमिल्टन को नई ऊर्जा मिली है। देखना होगा कि क्या वे मेक्सिको में इस मजबूत फॉर्म को जारी रख सकते हैं।
हास और एस्टन मार्टिन ने भी महत्वपूर्ण अपग्रेड किए, लेकिन स्प्रिंट वीकेंड के कारण वे अपनी कारों का वास्तविक परीक्षण नहीं कर सके। लेकिन मेक्सिको एक सामान्य वीकेंड होने के कारण अब वे अपनी नई पैकेजों का ठीक से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हमारे सामने कुछ रोमांचक समय हैं। क्या हम और गहराई से जाएं? सही है। जिन लोगों ने अभी तक ट्यून इन किया है, हम मेक्सिको सिटी ग्रां प्री के 2023 के पहले प्रैक्टिस सत्र की चर्चा कर रहे हैं। वेरस्टापेन ने तेजी बनाई, लेकिन आल्बन ने एक आश्चर्यजनक पैकेज प्रदर्शित किया, जो विलियम्स में दूसरे सबसे तेज समय के साथ समाप्त हुआ, बस थोड़ा सा वेरस्टापेन से धीमा। स्थानीय हीरो पेरेज ने मजबूत शुरुआत की, तीसरे सबसे तेज समय को रजिस्टर किया। यह एक बहुत ही मुकाबला बन रहा है। वास्तव में यह है। ड्राइवर्स के अलावा हमने यह भी बात की है कि यह रेस समुद्र स्तर से इतनी ऊंचाई पर आयोजित होने के कारण उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों पर। यह पतला हवा, यह मतलब है कि टीमों की कारें और पावर यूनिट्स को अलग तरीके से ठंडा किया जाना चाहिए, क्योंकि टर्बो इंजन इंजनों को ज्वालामुखी के लिए आवश्यक हवा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करते हैं। युवा ड्राइवर्स को चमकने का मौका मिलने के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल, हास के ओलिवर बेयरमैन लॉट में सबसे तेज थे, लेकिन फिर भी पेस से 2 सेकंड ज्यादा थे। हम टीमों पर भी नजर रख रहे हैं, उनके द्वारा लाए गए अपडेट्स पर चर्चा कर रहे हैं। मर्सिडीज उदाहरण के लिए अपने W14 को अंतिम मेजर अपग्रेड के साथ फिर से जीवंत करने की दिखा रही है, और देखने में दिलचस्प होगा कि क्या यह प्रगति जारी रहेगी। और यह हमारे द्वारा अब तक कवर किए गए विषयों का एक त्वरित संक्षेपण है। आगे रोमांचक समय है। अब प्रैक्टिस सत्र में चमकने का मौका पाने वाले 5 युवा प्रतिभाओं ने थे अल्पाइन के लिए जैक डूहन, हास के लिए ओलिवर बेयरमैन, अल्फाटोरी के लिए इसाक हजार, अल्फा रोमियो के लिए थियो पूर्शेयर और मर्सिडीज के लिए फ्रेडरिक वेस्टी। इन्होंने गासली, मैग्नुसेन, सुनोडा, बोटास और रसेल जैसे कुछ प्रसिद्ध नामों की जगह ली। यह काफी बड़े जूते हैं जिन्हें भरना होगा। उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया? सच्चाई यह है कि यह थोड़ा सा मिश्रित रहा। पूर्शेयर ने अल्फा रोमियो के साथ कुछ समस्याओं की रिपोर्ट की, उन्हें ब्रेक पेडल के साथ कुछ अनोखा महसूस हो रहा था। हजार भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने रिपोर्ट की कि उन्हें एंटी स्टॉल हो गया था और उन्हें पिट्स की ओर लौटना पड़ा। यह सभी उन युवा ड्राइवर्स के लिए एक तीव्र सीखने के मोड़ का हिस्सा है जिनका सामना करना पड़ता है। वास्तव में टायर स्थिति के बारे में कोई विशेष बात है? पिरेली ने इस हफ्ते के लिए अपने कॉम्पाउंड के नरमतर विकल्प C3, C4 और C5 का चयन किया। उन्होंने आगामी सीजन के लिए C4 टायर का एक प्रोटोटाइप भी लाया है, जिसे परीक्षण के लिए प्रदान किया जाएगा। हर ड्राइवर को 2 सेट मिलेंगे। इन प्रोटोटाइप टायर को उनकी काली दीवारों से पहचाना जा सकता है। तो सत्र के दौरान कोई बाधाएं थीं क्या? हाँ, कुछ थीं। लेक्लेर्क ने अपनी SF23 के इंजन में पूरी गति पर कुछ अजीब आवाज की रिपोर्ट की। डेनियल रिकियार्डो की अल्फाटोरी ने भी ट्रैक पर एक टुकड़ा खो दिया, जिसे पिएस्ट्री ने मेटल पीस के रूप में रिपोर्ट किया। और कार्लोस साइंज ने अपनी फेरारी में ट्रैक से बाहर जाने की समस्या के साथ जाने को कहा, जिसे हाइड्रोलिक समस्याओं और पावर स्टीयरिंग के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वाकई बहुत घटनात्मक है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि शेष वीकेंड कैसा बीतेगा। सत्र के साथ जारी रखते हुए हाइड्रोलिक समस्या के कारण मैकेनिक्स को साइंज की SF23 को अलग करना पड़ा। लैंडो नॉरिस ने रेव्स की रिपोर्ट की कि उनके इंजन की रेव्स सीमा तक बढ़ गई, जबकि ऑस्कर पिएस्ट्री ने अपनी कार में पावर की हानि का उल्लेख किया। डूहान को भी थोड़ा डर लगा। टर्न 4 पर उनकी एल्पाइन आकार में बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने नियंत्रण बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। यदि मैं एक क्षण के लिए बात कर सकूं, तो यह वाकई एक घटनात्मक सत्र जैसा लग रहा है, क्या नहीं? ड्राइवर्स, खासकर नए ड्राइवर्स, वास्तव में अपनी क्षमताओं का परीक्षण कर रहे हैं।
वाकई वे हैं। वास्तव में पूर्शेयर के लिए एक विशेष रूप से कठिन सत्र था। फ्रांसीसी ड्राइवर ने अल्फा रोमियो पर एक ही पेडल समस्या का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप कई पिट स्टॉप हुए। दूसरी ओर अल्बॉन को ऐसा लग रहा था कि उनकी पावर कम हो गई है, खासकर सीधे रेसट्रैक पर, हालांकि उनकी समय के हिसाब से वे दूसरे सबसे तेज थे। और क्या दूसरे हाफ में सॉफ्टर टायरों की प्रदर्शन की गई थी? हाँ, यह सही है। इन्हें पहले हाफ में मीडियम और प्रोटोटाइप C4 का उपयोग करने के बाद बदल दिया गया था। अनुभवी ड्राइवरों में से एक, हैमिल्टन को टर्न 3 पर एक पल हुआ, जिसके कारण उन्होंने कर्ब्स को कठोरता से मारा और उनकी W14 की पीछे की ओर चली गई। फिर भी 7 बार के F1 चैंपियन को कुछ भी नहीं था जिससे वह निपट ना सके। फॉर्मूला 1 में सचमुच कभी भी उबाऊ लम्हा नहीं होता, क्या है ना? और बिल्कुल सहमत हूँ। अप्रत्याशित लम्हों और आश्चर्यजनक तत्वों के साथ यही वह चीज है जो हम और फैंस को होशियार रखती है। सत्र के अंतिम कुछ मिनटों में ड्राइवर्स उच्च ईंधन पर लंबी दौड़ें करने में लग गए। हालांकि पूर्ववत ब्रेक समस्याओं के कारण पूर्वाग्रह की सत्र की अल्फा रोमियो उठाने वाले स्टैंड पर खड़ी हो गई। युवा लड़के के लिए काफी बदकिस्मत। अलोंसो के बारे में क्या है? अच्छा, बाकी के 20 मिनट से कम समय बचा था। अलोंसो अंतः ट्रैक पर वापस लौटे। हालांकि मेक्सिको में उनकी शुरुआत ठीक नहीं थी। उनके पहले चक्र पर टर्न 12 में ओवरस्टीयर की समयबद्धता हुई। ड्राइवर्स के लिए काफी चुनौतीपूर्ण सत्र लग रहा है। क्या और कोई ध्यान देने योग्य बात है? वास्तव में इस सब के बीच नॉरिस और पेरेज ने अपनी खुद की एक मिनी रेस की जैसी दिखाई दी, जो कुछ मनोरंजन प्रदान कर रही थी। हमेशा अच्छा लगता है कुछ मित्राभिमान देखना। और सत्र कैसे समाप्त हुआ? वेरस्टापेन ने शीर्ष पर स्थान बनाया, जबकि उनका समय 1 मिनट 19 संकेत 718 सेकंड रहा। उनके पीछे करीब से करीब अल्बॉन थे, जो केवल संकेत 095 सेकंड के दूरी पर थे। पेरेज ने तीसरी जगह हासिल की, नॉरिस चौथे और लेक्लेर 5वें स्थान को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। और युवा ड्राइवर्स कैसे रहे? उनमें से बीरमैन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, 15वें स्थान पर समाप्त होकर। हजार 17वें, डूहन 18वें और वेस्टी 19वें स्थान पर थे। ये आने वाले प्रतिभाओं के लिए बहुत बढ़िया दिन रहा। बेशक यह एक घटनापूर्ण शुरुआत थी। यह देखना बहुत रोचक होगा कि शुक्रवार के बाकी दिनों में क्या होता है। परिणामों को पूरा करने के लिए पूर्चेयर, जिन्हें लगातार ब्रेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, बिना किसी समय के 20वें स्थान पर समाप्त हुए। पूर्चेयर के लिए एक कठिन शुरुआत थी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, महत्व शुरुआत से नहीं बल्कि समाप्ति से होता है। देखने में दिलचस्प होगा कि वह आगामी सत्रों में कैसे सुधरता है। बिल्कुल, यह सब खेल का हिस्सा है और प्रत्येक सत्र एक नई अवसर है। यही चुनौतियां हैं जो फॉर्मूला 1 को इतना रोमांचक और अप्रत्याशित बनाती हैं। हमने पहले भी ड्राइवर्स को वापस आते देखा है और मुझे यकीन है कि हम फिर से देखेंगे। ऑनलाइन चर्चा में क्या हो रहा है, विलियम? क्या इंटरनेट पर कोई तीखी टिप्पणियां हैं? चलिए यहाँ देखते हैं। उपयोगकर्ता मैक्स प्योर 2 ने काफी दिलचस्प टिप्पणी की है। उद्धरण मैक्स, मुझे लगता है कि अपने पसंदीदा ड्राइवर का समर्थन करना अच्छा है, लेकिन खासकर जगहों पर दूसरों का सम्मान भी रखना चाहिए जब राष्ट्रीय गान गाया जा रहा हो। स्काई, हमने कुछ टेक्सन्स से बात की और उन्हें यकीन था कि बुओ का कारण गवर्नर एबॉट था। मैक्स, मुझे ऐसा नहीं लगता, अद्यतन करें। ओह, यह काफी गर्म बहस है। इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं क्या? वास्तव में उपयोगकर्ता सेडी एडलर ने इसके साथ जुड़ते हुए कहा, ओह, इसलिए वे चेको के नाम से भी चिल्ला रहे थे। और फिर उपयोगकर्ता वनडे ने एक सोच विचार कराने वाली टिप्पणी की, मजेदार बात यह है
अमेरिकी उपस्थिति में अमेरिकी राष्ट्रगान के दौरान बू करने का प्रयास करें, अद्यतन करें। यह काफी बातचीत का आरंभक है। और क्या कहा जा रहा है? ठीक है, कांचो ने मजेदार ढंग से यह कहा, क्या स्पेनिश राष्ट्रगान वही है जिसमें कोई आधिकारिक गीत नहीं है? हाँ, मुझे वह भी पता है। और फिर रिफ्लेक्टी ग्लास ने कहा, यह बात नजरअंदाज कर दी जाए कि इन्हें बुक कर रहे थे और अपने हीरो के लिए चिल्ला रहे थे मेक्सिकन्स थे। लगता है रेडिट पर अमेरिका के खिलाफ कुछ भी करने के लिए कुछ भी करेंगे, अद्यतन करें। हाँ, यह काफी विचित्र रायों का संग्रह है। क्या आपको और कोई टिप्पणी याद आ रही है जिसे उल्लेखनीय माना जा सके? हाँ, एक और टिप्पणी है यूजर रियल बेकिंग बिश की, जिन्होंने कहा, यह एक सामाजिक रीति है जिसे सभी लोग अपने आसपास के लोगों के कारण अनुसरण करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, और क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं सिखाया गया है कि यह सही चीज है। सामाजिक या पारंपरिक दबाव के अभाव में मुझे लगता है कि इतने सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे, अद्यतन करें। ऐसा लगता है कि इस विषय पर यह चर्चा काफी विभिन्न रायों को उत्पन्न कर चुकी है ना? अच्छा, यहाँ तक की चर्चा पूरी हो गई है दोस्तों। हमने हाल के सत्र की उच्च और निम्न स्थितियों पर चर्चा करते हुए काफी मजे किए हैं। आज हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं और सूचनाएं सक्रिय करें ताकि आप कभी भी कोई एपिसोड न छुएं। और अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई हो तो इसे अपने फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ एक पॉइंट या डिनर टेबल पर साझा करना न भूलें। हमें टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार सुनने का बहुत बड़ा इंतजार रहेगा। बिल्कुल, आपकी प्रतिक्रिया हमारी चर्चा को बढ़ाती है। याद रखें, हम हर दिन यहाँ हैं, फॉर्मूला 1 समाचार और विश्लेषण का चक्र घुमा रहे हैं। आगामी कुछ शानदार एपिसोड हैं जिन्हें आप नहीं छूना चाहेंगे। हम आपके समय और ध्यान के लिए वास्तव में आभारी हैं और हम पहले से ही अपने अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय तक याद रखें, एंजो और विलियम मेटल पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।